तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। ठीक है, ये लेसन नंबर 2, फिजिक्स लेसन नंबर 2 का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। जरा ध्यान देंगे क्या कहता है। अ लेजर इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दीज प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू मेजर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ has been already determined very precisely using a laser as a source of light. ठीक है, a laser light beamed at the moon takes 2.56 seconds to return after reflection। ठीक है, at the moon surface। अब मान लो ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ से मून तक एक लाइट गई और टकरा के वापस आई। ठीक है, डिस्टेंस डी यहाँ से चली, वापस आते वक्त डिस्टेंस डी चली। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लेजर लाइट यानी कि लाइट की वेलोसिटी वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है? 2d। टाइम कितना लिया उसने? 2.56 सेकेंड। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम बाय 2। वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लो। रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट आपका डिस्टेंस है। ठीक है, और वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लगाएंगे वेलोसिटी इंटू टाइम बाय 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? अ सोनार यूज अल्ट्रासोनिक वेव टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। ठीक है, एक सबमरीन है जो इक्विप्ड है सोनार से। ठीक है, वो डिले टाइम से पता लगाती है। भाई एक तो आपका है डिले बिटवीन जनरेशन ऑफ प्रोब वेव और रिसेप्शन वेव, वापस गई और वापस आई टकरा कर। उससे पता लगा लेती है, उस एको से पता लगा लेती है कि भाई कितनी दूर है जो भी चीज़ है पानी के अंदर सबमर्ज है। तो टाइम कितना लग रहा है? 77 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है उसकी? इतनी। हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। फिर वही टोटल डिस्टेंस ट्वाइस है अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस बताओ कितना है? वेलोसिटी इंटू टाइम बाय 2। एक बार इस आंसर को चेक करो। अब यहाँ देख लो, मैंने कुछ स्पीड लिख दी है। जैसे साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है? 330 टू 340। वाटर में कितनी होती है? 415 टू 1500 के बीच में। और मेटल में तकरीबन 5000 के आसपास। ठीक है, तो ये देखो, ये गई यहाँ से सोनार वेव, जनरेट हुई, टकराई और वापस आई। डिस्टेंस डी चली जाते वक्त, डिस्टेंस डी चली आते वक्त। तो टोटल डिस्टेंस इतना हो गया। टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है। साउंड की स्पीड हम अलग अलग, जैसे पानी के लिए अलग, एयर के लिए अलग। यही क्वेश्चन बन सकता था कि एक एयरक्राफ्ट है वो पता कर रहा है, तो वहां पर भी आप सोनार का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वहां पर रडार भी बोल लेते हैं इसको, रडार। ठीक है, जैसे सोनार ने नेविगेशन की थी, वहाँ रेडियो वेव्स नेविगेशन करती है। तो ये तो दो क्वेश्चन हुए जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है और एडिशनल के काम के। अब लेसन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कहता है एक थ्री व्हीलर है जो स्टार्ट करता है रेस्ट से। अब एक एक चीज पे ध्यान दो। स्टार्ट करता है रेस्ट से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक स्ट्रेट रोड पर 10 सेकंड के लिए। ठीक है, देन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता है। प्लॉट करो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन nth सेकंड। पहले तो आप एक बात समझ लो, nth सेकंड का मतलब होता है वो जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी का ही ग्राफ है। ठीक है, nth सेकंड में वो चला है वर्सेस n। ठीक है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन मोशन? स्ट्रेट लाइन, लाइन और पैराबोला। अब देखो, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है। 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब जरा ध्यान दो,
nth सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। अब ये स्पीड और वेलोसिटी जैसा ही लग रहा है। जब तक उसके पास एक्सेलरेशन था, तब तक एस nth इंक्रीज कर रहा था, ठीक है? एस nth यानी कि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही थी और इसके बाद ये वेलोसिटी हो गई आपकी कांस्टेंट। इसके बाद 10 सेकंड के बाद, ठीक है? ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे समझाया है, अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हो, तो ये क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये इंक्रीज इन वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी। अब जरा ध्यान दो, यहाँ ऊपर जो लिखा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है? तो जरा ध्यान दो, ये एस nth नहीं, एस का ग्राफ है सिर्फ। एस nth का इसके साइड में बना देता हूँ मैं। ये देखो, देखो एस nth, एस nth के ग्राफ में हम क्या क्या चीजें देखेंगे? टाइम 0 से लेके 10 सेकंड तक, फिर आगे भी 0 से लेके 10 सेकंड तक तो कांस्टेंट रहा, स्पीड बढ़ती रही। 10 सेकंड के बाद स्पीड हो गई कांस्टेंट और ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है? जरा ध्यान दो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन स्टेशनरी लिफ्ट, एक बच्चा है जो एक स्टेशनरी लिफ्ट में खड़ा हुआ है, थ्रो करता है बॉल अप ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स, इनिशियल स्पीड अपवर्ड, द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड इज 49, ठीक है? हाउ मच टाइम डज हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न हिज हैंड, कितना वक्त लेगी बॉल वापस उसके हाथ में आने के लिए? अब जरा ध्यान दो, उसकी एक इनिशियल स्पीड है 49, जिससे वो ऊपर गई बॉल, फिर वापस आई उसके हाथ में, ठीक है? क्या ये आपको लग रहा है केस प्रोजेक्टाइल का? हाँ, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है प्रोजेक्टाइल का? तो भाई टाइम पीरियड अगर हम यहाँ प्रोजेक्टाइल का लगाएं, तो वो कुछ आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम टाइम पीरियड का, 2 यू साइन थीटा बाय जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर लिफ्ट मूव कर रही हो ऊपर 5 मीटर की स्पीड से, मेरी बात सुनो, अगर लिफ्ट मूव कर रही हो कांस्टेंट स्पीड से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती तो फर्क पड़ता। आओ इस बात को हम समझते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो ये केस समझा हमने, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 49, उसका एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब वो अपवर्ड के लिए ले लिया हमने कि भैया हम हमेशा एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन में आपका जी लेके चलते हैं। फिर टी का फॉर्मूला लगाया, 2u sin थीटा बाय जी, टाइम पीरियड आ गया। अब वो क्या कहता है? 10 सेकंड आएगा। अब वो कहता है लिफ्ट मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है? अच्छा, अब लिफ्ट का मैकेनिज्म क्या है? अब लिफ्ट मैकेनिज्म समझ लो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो लिफ्ट, रुकी हुई हो लिफ्ट, तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आता, वेट में, फोर्स में कोई चेंज नहीं आता। अगर अपवर्ड जा रही हो, तो वेट में एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है, अपवर्ड जा रही हो एक्सेलरेशन से, और डाउनवर्ड जा रही हो तो वही एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है। आ जाओ, ये रही केस। एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अपवर्ड के लिए जो एक्सेलरेशन आता है आपका, वो होता है a प्लस जी, और फोर्स बन जाती है या वेट बन जाता है एपरेंट वेट एम जी प्लस ए। डाउनवर्ड के लिए क्या बन जाता है? जी माइनस ए या एम जी माइनस ए। फ्री फॉल के लिए एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, जी में से जी माइनस हो जाता है, वेट जीरो हो जाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है
ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट, ठीक है। अ चाइल्ड रन टू एंड फ्रो, एक बच्चा आ जा रहा है, टू एंड फ्रो, ठीक है, विद स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो ये तो आपको दे दी वेलोसिटी चाइल्ड की विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर, और बेल्ट की दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। मांग रहा होगा बच्चे की वेलोसिटी, ठीक है, बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट। चलो ये भी ध्यान रखेंगे, फादर और मदर 50 मीटर अपार्ट है ऑन अ मूविंग बेल्ट। द बेल्ट मूव विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ये लो 4 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास बेल्ट की वेलोसिटी है, बच्चे की वेलोसिटी है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस है। सबसे पहले तो आप ये लिखना सीखो कि यहाँ पर ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ये है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ठीक है। अब ये है आपकी 9, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड कितनी हुई, ये हुई, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड हो गई आपकी 13 किलोमीटर पर आवर। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब सेम डायरेक्शन में चल रहा हो। तो ये है स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता तो क्या होता, अगर बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता तो क्या होता, तो होती वी बी सी, बेल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, और बेल्ट की वेलोसिटी हमें पता है 4 है, चाइल्ड की वेलोसिटी हमें पता नहीं, तो ये कितनी आती है आपकी -5। बात समझे, देखें इसको एक बारी, आ जाओ आंसर देखते हैं। सॉरी, सबसे पहले गिवन है हमारे पास वेलोसिटी बेल्ट की, वेलोसिटी चाइल्ड और बेल्ट दोनों की, और वेलोसिटी चाइल्ड की, डिस्टेंस है इनके बीच में 50 मीटर, ठीक है। अब केस व्हेन चाइल्ड मूव इन डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, इस केस के अंदर हमने क्या किया, चाइल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ली चाइल्ड की विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 9, चाइल्ड की वेलोसिटी हमें पता नहीं, बेल्ट की वेलोसिटी है 4, तो चाइल्ड की वेलोसिटी आ गई। और जब चाइल्ड मूव कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम ले रहे हैं वेलोसिटी बी सी, यानी कि वेलोसिटी बी माइनस वेलोसिटी सी। ये है 9, ये है 4, और ये है वी सी, तो वी सी कितना आया -5, ठीक है। ये दो बातें आ गई हमारे पास। अगला केस, अब वो कहता है दोनों के बीच में, जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में 50 की दूरी है, बताओ टाइम कितना लगेगा बच्चे को पहले और दूसरे केस में। अब मेरी बात सुनो, जब बच्चा उसी बेल्ट पर है जिस पे माँ बाप है, यानी कि उसके फादर और मदर है, तो इसका मतलब बेल्ट की वेलोसिटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ वो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम 50 को, 50 का आपको निकालना क्या, टाइम। अब फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस है 50 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 2 मिनट इसको देखो, देखो यही करा है ना हमने, टाइम डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे। कहता है दो स्टोन है, दो पत्थर है जो हमने थ्रो किए, थ्रो अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम एज ऑफ क्लिफ, ठीक है। ये एक पहाड़ी है, यहाँ से दो पत्थर फेंके, क्या दोनों की स्पीड सेम है, नहीं, हाइट सेम है दोनों की 200 मीटर। इनिशियल स्पीड 15 और 30 से फेंके, तो जाहिर सी बात है 15 वाला जल्दी गिर जाएगा, 13 वाला थोड़ा दूर जाके और देर में गिरेगा, ठीक है। वेरीफाई दैट द ग्राफ शोन इन फिगर 3.27 करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेकेंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। चलो देखते हैं क्या है ग्राफ। ग्राफ में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, ये ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है बेटा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी का थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने यहाँ पे साफ साफ बना दिया। टाइम में देखो आप, और एनसीईआरटी ने एक्सिस क्या क्या लिए हैं, यहाँ पे लिया एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है।
और यहाँ लिया है टाइम। अब एक टाइम तो आपको ये ध्यान रखना है 8 और एक उसका डिस्टेंस 120। आ जाओ, पहले पहला पत्थर है जो U1 है वो है 15 मीटर पर सेकंड से। उस वक्त एक्सेलरेशन क्या लग रहा है उनका, उनके ऊपर सिर्फ जी, माइनस का जी जो उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा है, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एस का फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सा फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू एस नॉट। ध्यान दो, ये तब लगता है जब इनिशियली कोई डिस्प्लेसमेंट हो, और हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है उस पहाड़ी की ऊंचाई, उस क्लिफ की ऊंचाई। ठीक है, तो हमने कहा वो क्लिफ की ऊंचाई तो 200 मीटर है। ये x1 क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो हमें निकालना है। ठीक है, प्लस 15t, 15 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, 15t प्लस हाफ a टी स्क्वायर। फॉर्मूला बनाया। ठीक है, अब वो कहता है ये तो बना आपका x1। अब जब ये पत्थर ग्राउंड से हिट करेगा उस वक्त x क्या होगा आपका, 0। रख दो वैल्यू, इसको 0 कर दो, पूरी वैल्यू को खोल दो, -5t² प्लस 15t प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो, अब वो कह रहा है अगर मैं इस t के अंदर वैल्यू रख दूं, ये 8 सेकंड जो ग्राफ के अंदर दिख रहा था हमें 8 सेकंड, तो रखो अगर t हो 8 सेकंड तो हम्म इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने से 8 सेकंड या -5 सेकंड। 8 सेकंड तो ठीक है, माइनस वाली वैल्यू हम लेके नहीं चल रहे, तो वो कह रहा है ये वाली बात हमारी प्रूफ हो गई, ये रखनी नहीं है वैल्यू, ये वाली बात प्रूफ करनी है। चलो, ग्राफ की एक बात प्रूफ हो गई, 8 सेकंड तक पहला स्टोन चलेगा। ठीक है, जिसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। अब दूसरा स्टोन लो, बस उसमें स्पीड 30 कर दो, बाकी सारी बातें वही रखो। x2 लो, 230t माइनस 5t²। ठीक है, अब ये कब हिट करेगा ग्राउंड को, 0 रख दो। जब ये हिट करेगा ग्राउंड को तब आपका x2 0 हो चुका होगा, यानी कि हाइट 0 हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस पर हमने टाइम की वैल्यू निकाली क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, तो टाइम की वैल्यू है 10 सेकंड। इसका मतलब ग्राफ में 10 सेकंड पर दूसरा पत्थर भी जमीन पे आ जाएगा, आ गया। ठीक, तो ये वाला एक्स एक्सिस तो हमने समझा दिया, वो 120 रह गया। वो 120 क्या, x2 माइनस x1। 120 क्या आपका x2 माइनस x1। अब जो आपका x2 आया और जो आपका x1 आया उन दोनों को माइनस कर दो, कहाँ है हमारा x2, ये रहा x1, ये रहा x2, इसमें से 200 तो माइनस हो गए। यहाँ 15t पड़ा है, यहाँ 30t पड़ा है, यहाँ पड़ा है 10 और यहाँ पड़ा है 5, दोनों को माइनस कर दो। अब अगर मैं x2 को x1 में से माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ 15t। ठीक है, टाइम कितना लिया था हमने, 8 सेकंड, जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा था। तो अगर 15 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 ही आएगा, जब तक दोनों पत्थर साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, वो क्या भी रहा है देखो, अगर t को आप 8 सेकंड रखते हो तो x2 माइनस x1 आता है 120। तो 8 सेकंड के बाद 2 सेकंड और लगेंगे और दूसरे पत्थर का भी मोशन खत्म हो जाएगा। अब x2 माइनस x1 अगर आप करते हो तो आपका सिर्फ x2 बचता है, और x2 कितना बचता है, 230t माइनस 5t²। क्या ये मान रहा है, क्या ये इक्वेशन, ये वाली x2 मैक्सिमम डिग्री t2 से रिलेट कर रही है, इसका मतलब ये x2 माइनस x1 जो है ये t2 से रिलेट कर रहा है और पाथ कर्व बनेगा। अब 8 सेकंड के बाद पाथ कर्व्ड ही बना है। यहाँ 3 बातें ध्यान देनी है। पहली बात, आपको 8 सेकंड का पता लगाना था, वो आपने इस इक्वेशन से पता लगा लिया। आपको 10 सेकंड का पता लगा था, आपने इस इक्वेशन से पता लगा लिया। आपको 120 का पता लगाना था तो आपने इस इक्वेशन से पता लगा लिया। और 120 8 सेकंड के बाद ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, इसने ये पता लगा लिया। और क्वेश्चन में यही कहता है गिव द इक्वेशन फॉर द लीनियर एंड कर्व्ड पाथ। और आप पूरी तरीके से बताओ कि ग्राफ वेरीफाई करो कि ग्राफ जो हम बना रहे हैं ये उन दो पत्थरों के लिए ठीक है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है आपको,
मूविंग along a fixed direction as shown in figure. Obtain the distance traveled by the particle in 0 to 10 सेकेंड। अब एक बात बताओ, 0 से 10 सेकेंड में अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकता? ये स्पीड टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया ही होता है डिस्टेंस। फिर वो कहता है आप इसके लिए एरिया निकालो, यानी कि इसके लिए डिस्टेंस निकालो 0 से 6 सेकेंड। ये इसकी बात कर रहा है। अब 0 से 6 सेकेंड का एरिया तो निकालो, लेकिन इसका एरिया थोड़ा सा टफ है। तो और एक तरीका है, इनिशियल वेलोसिटी से पता लगा लगा के काम कर लो। एक बात बताओ, ये 0 से 2 सेकेंड के लिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। उसके बाद ये फाइनल वेलोसिटी इस फाइनल वेलोसिटी तक चलेगी, उसके बाद ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और यहाँ तक निकाल लो। ठीक है, अब पहला केस लो आप। 0 से 5 सेकंड के लिए इसने क्या किया, ये कहता भैया 0 से 5 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 12 है, टाइम जो है आपका 5 सेकंड है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो 12/5। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as के फॉर्मूले में लगाओगे तो आपका एस आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी आपने 12/5 निकाला है। इनिशियली पहले आधे में आपका यू 0 था और फाइनल वेलोसिटी 12 आई थी। ठीक है, 12 कैसे पता चला, इस ग्राफ को देख लो, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब मैं इससे नीचे जा रहा हूँ तब ये 12 आपकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और फाइनल बन जाएगी 0। 5 से 10 के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 12, फाइनल बन जाएगी 0, टाइम फिर 5 सेकंड लगेगा, एक्सेलरेशन फिर वही आएगा, लेकिन पहले आया था 12/5 12/5, अब आएगा -12/5। यहाँ स्लोप इंक्रीज कर रहा था, यहाँ स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव था एक्सेलरेशन, यहाँ नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन बन जाएगा। तो इससे S2 आ जाएगा आपका, फॉर्मूला देखो, S इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अब अगर S1 और S2 आ गया तो S पूरे के पूरे टाइम के निकालने के लिए S1 प्लस S2 कर दो या एरिया निकाल दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये देखो यहाँ कर रखा, एरिया निकाल दो आप। अब दूसरा क्या है आपका, 2 से 6 सेकंड के लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 से 5 सेकंड निकालोगे, फिर 2 से 6, तो 5 से 6। अब 2 से 5 सेकंड निकालने के लिए आपको 0 से 2 तक के लिए एक वेलोसिटी निकालनी है। अब वो कहता है आप यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वो फाइनल वेलोसिटी जो 2 सेकंड के लिए होगी। इनिशियली अब देखो इस ग्राफ के अंदर 0 से 2 सेकंड तक के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल फाइंड आउट करनी है, टाइम 2 सेकंड लगा रहा और एक्सेलरेशन पहले हाफ में है 12/5, दूसरे हाफ में है -12/5 लगाया और फाइनल वेलोसिटी है 24/5। इसको आप u मान लीजिए 2 से 5 सेकंड के लिए। 2 से 5 सेकंड के लिए u आ गया, 2 से 5 सेकंड के लिए v हमारा कितना है 12, 5 सेकंड पे 12 हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, लगा दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, पहले रखो 24/5, टाइम 2 से लेकर 5 सेकंड तक कितना टाइम बैठता है आपका 3 सेकंड, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 12/5, फिर 3 का स्क्वायर और ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो S1। अब वो कहता है 5 से 6 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पता है, एक्सेलरेशन कितना है पता है, टाइम कितना है 5 से 6 सेकंड के लिए 1 सेकंड, वो निकाल लो। u इस बार u है आपकी 12, यानी कि जो वहां की फाइनल थी। टाइम कितना लग रहा है सिर्फ 1 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 12/5, माइनस का 12/5, दोनों को सॉल्व करो, S1 और S2 को जोड़ दो, S2 to 6 आ जाएगा। ग्राफिकली हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, मैं बता चुका हूँ इस बारे में। केस 2 में आपकी मर्जी, एरिया से निकालना चाहो एरिया से निकालो, नॉर्मल तरीके से निकालना चाहो तो नॉर्मल से निकालो।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ कुछ इक्वेशंस दे रखी है आपको। इन इक्वेशंस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। xt2 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2 का, और xt1 का मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 का। ut1 का vt1 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है t2 माइनस t1, ये हाफ है एक्सेलरेशन a t2 माइनस t1। ठीक है, तो जो आपका u है उसे vt1 कहते हैं, जो आपका x2 है वो xt2 है। इसी तरीके से ये क्या बन गया फाइनल वेलोसिटी, ये क्या बन गया इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या बन गया एक्सेलरेशन, और ये है चेंज इन टाइम। ये वही फॉर्मूला आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसी तरीके से क्या बन गया v वेलोसिटी एवरेज क्या है, डिस्प्लेसमेंट t2 टाइम वाला माइनस डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम वाला, जिसे हम कह देते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपके लेसन नंबर 3 के एडिशनल क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब ध्यान देंगे लेसन नंबर 4 के एडिशनल की एक्सरसाइज पर। देखो क्या कहता है। कैन यू एसोसिएट वेक्टर विद ए लेंथ ऑफ वायर बेंट इन अ लूप, बी अ प्लेन एरिया, सी अ स्फीयर, एक्सप्लेन। अगर मैं एक लेंथ को लूप में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं लेंथ को पैरामीटर में ही देखूंगा, और पैरामीटर आपका स्केलर होता है। ठीक है, अगर मैं प्लेन एरिया की बात करूं तो अगर मान लो ये एक प्लेन एरिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो एरिया होता है उसका एक नॉर्मल होता है, वो जेड एक्सिस में होगा। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूंगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्रोडक्ट की, और वो प्रोडक्ट कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दो, एरिया इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू मेजरिंग लेंथ लाइक एल क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा आता है। अगला तीसरा स्फेयर, तो स्फेयर में भी मैं वेक्टर की बात नहीं करूंगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन देखो। एक बुलेट है जिसको फायर किया गया है 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल हिट 3 किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर पे जाके हिट करेगी। इससे आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान दो। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, हमारे पास दिया क्या है, रेंज 3 किलोमीटर, ये साइन 30, ये 10, इससे यू निकाल लो, यहाँ से यू स्क्वायर आ जाएगा। एक बार आपका यू स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो उससे अब आप, वो कहता है क्या ये 5 किलोमीटर हिट करेगा, भैया ज्यादा से ज्यादा जो ये हिट कर सकता है वो है यू स्क्वायर बाय जी। आओ, अब यू स्क्वायर बाय जी कितना आएगा आपका, यू स्क्वायर बाय जी आएगा आपका, जो ऊपर वैल्यू यू स्क्वायर की निकाली थी, डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब आप कह सकते हो यहाँ से कि भैया हम इसको सीधा यहाँ से सॉल्व कर ले, कि यू स्क्वायर बाय जी आ रहा है 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय साइन 60। यानी कि 3 किलोमीटर डिवाइड बाय साइन 60 की वैल्यू को सॉल्व करोगे, आपके पास आर मैक्सिमम आ जाएगा, वो आ रहा है सिर्फ 3.4 किलोमीटर। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा चाहिए 5 किलोमीटर, वो नहीं आ रहा, इसका मतलब है 5 किलोमीटर पे हिट नहीं करेगा। समझ लो इस क्वेश्चन को, नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। एक फाइटर प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली 1.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे, तो उसका वाई दे रखा है आपको 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अब उसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, पास करता है एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से। अब ये तो ऐसे ही फ्लाई कर रहा होगा ना सीधा, तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर वो गन मार रही है तो वो किस एंगल पे मारेगी, वर्टिकल। बेटा थीटा यहाँ पे है, वैसे हमेशा थीटा आपका यहाँ होता है, इसलिए आप यहाँ लिख देते हो यू कॉस थीटा। इस बार यू कॉस थीटा यहाँ आएगा और यू साइन थीटा यहाँ आएगा। ठीक है, ये यू साइन थीटा जिस डायरेक्शन में उसको देखो, और उसको ऐसा ही हिट करना है, एक्स एक्सिस पे ही जाना है। एक, वो कह रहा है एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फ्रॉम द शेल विद मजल
इस स्पीड से, 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टू हिट द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ से जो आपने बुलेट छोड़ी है 600 मीटर पर सेकंड से, लेकिन मैं एक्स एक्सिस के लिए क्या लूंगा, यू का कॉस थीटा। किस एंगल से छोड़ना है वही पूछा उसने, एट व्हाट मिनिमम। और फिर अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो, ये यू एक्स है, ठीक है, यहाँ से आपने गन इसको छोड़ा है, यहाँ थीटा है, ये यू एक्स क्या आएगा, यू साइन थीटा। तो वो कह रहा है वेलोसिटी मजल की कितनी है 600, यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा क्या आएगा 600 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, वी एक्स मल्टीप्लाई में टाइम टी। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया प्लेन ने, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या आपको उस प्लेन की वेलोसिटी दे रखी है, हाँ 200। क्या टाइम दे रखा है, टाइम तो दोनों में सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो ये चीज है हिट कर रही है वो कितना है, यू एक्स टी। ठीक है, अब प्लेन से शेल हिट हो, इसके लिए दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये दोनों के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, यानी कि यू एक्स टी बराबर होना चाहिए वी एक्स टी के, यानी कि यू एक्स बराबर होना चाहिए वी के। वी कितना है भाई हमारे पास 200, और ये कितना है यू एक्स, मजल की स्पीड कितनी थी 600। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा v बाई यू, यानी कि 200 बाय 600। तो थीटा आ गया आपका साइन इनवर्स 1/3, थीटा आ गया आपका साइन इनवर्स 1/3। अब वो कह रहा है भैया वो हिट ना करे उसके लिए क्या करें, भैया वो हिट ना करे इसके लिए उसका जो हाइट है उस पे फॉर्मूला लगाओ, हाइट होना चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात सुनो, ये एंगल कितना है आपका, हम जब भी प्रोजेक्टाइल लगाते तो इस थीटा को लेते हैं, और ये थीटा आपका 90 माइनस थीटा है, थीटा इस बार यहाँ पर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 90 माइनस थीटा लिख दिया, और 90 माइनस थीटा बन जाता आपका कॉस थीटा, तो एच आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, थीटा भी ऊपर निकाल चुके हो, तो हाइट आ जाएगी, किस हाइट पे उड़ाए कि प्लेन को एंटी क्राफ्ट जो गन है वो हिट ही ना कर पाए। कौन सी गन, जो 600 की स्पीड से, 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने मजल से अपने शेल को रिलीज करती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। एक साइक्लिस्ट है जो राइड कर रहा है साइकिल को 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न, जैसे वो 80 मीटर के सर्कुलर टर्न पे आता है, वो ब्रेक लगाता है और रिड्यूस कर देता है स्पीड को इस स्पीड से। ये क्या है, ये एक्सलरेशन है या रिटार्डेशन, 0.50 मीटर पर सेकेंड, तो आ गई ना यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसने बोला है मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो आपके पास एक्सलरेशन है, आपके पास रेडियस है, आपके पास उसकी स्पीड है, वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सलरेशन, जी निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करो आप, वो कहता है ट्रांसलेशनल एक्सलरेशन कितना है। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन कौन सा होता है, अगर आप ऐसे कभी ब्रेक मार रहे हो तो सीधे जो ब्रेक मारी है वो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, और सेंटर की तरफ जो लग रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल और सीधा टेंजेंशियल लगने वाला ट्रांसलेशनल। इन दोनों का नेट जो निकल कर आएगा वो इनका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकल कर आएगा। ए कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, ए टी दे रखा है आपको, ए सी मैं बता देता हूँ कैसे होगा, बी स्क्वायर बाय आर से। और फिर फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, देखो ये वाला। अब टेंजेंट जो होता है उसका रेडियस के साथ क्या एंगल होता है 90, लगा दो फॉर्मूला। तो ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। जल्दी से इसको नोट करना चाहे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी देखो फिर आगे बढ़े। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, कहता है भैया हमारे को एंगल की एक इक्वेशन दे रखी है, टेन इनवर्स वी नॉट वाई माइनस जी टी डिवाइड बाय वी नॉट एक्स। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास ये है क्या वी नॉट एक्स, ये यू एक्स है,
और ये वी नॉट वाई क्या है, ये यू वाई है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वो है वी एक्स। वी एक्स क्या आता है, यू नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। ए एक्स जीरो होता है, तो वी एक्स तो वही आ गया आपका यू नॉट, वी नॉट सॉरी, यू नॉट लिख रहा हूँ मैं इसको, वी नॉट एक्स, खत्म। अब वी वाई कैसे निकालोगे, ऐसे वी वाई निकालेंगे। वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। अब ए वाई क्या होता है, वी नॉट वाई माइनस का जी टी। अब यहाँ से वी वाई आ गया। अब वी एक्स और वी वाई को वी एक्स से डिवाइड कर दो, टेन आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, और वो टेन थीटा निकाल के वैल्यू पुट कर दो, आपका जवाब आ जाएगा। आओ देखते हैं इसको यहाँ पर। पहले इसने क्या किया, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी फॉर्मूला लगाया, इस ये u और वी नॉट एक ही बात है। फिर वी एक्स की वैल्यू रखी, वी एक्स से ये वैल्यू आई, फिर वी वाई की वैल्यू रखी, वी वाई से ये वैल्यू आई, और दोनों को टेन थीटा के फॉर्मूले में रख दिया, डायरेक्शन का फॉर्मूला वी वाई बाय वी एक्स, यानी कि वी नॉट वाई माइनस जी टी डिवाइड बाय वी नॉट एक्स। तो थीटा आ गया टेन इनवर्स ये, खत्म कहानी। अब वो दूसरा काम क्या कहता है, कहता है आप एक चीज और बताओ, शो दैट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स दिस। अब ये है आपकी हाइट, ये है आपकी रेंज। तो आपको पहले तो रेंज का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर हाइट का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर उन दोनों का डिवाइड कर दो। ये आता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और ये होता है यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। अब देखो जी से जी कट रहा है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट रहा है, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कट रहा है। पहले इसको खोलना पड़ेगा साइन थीटा को। साइन थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला देखो, टू साइन थीटा कॉस थीटा, अब कट जाएगा। अब जरा इधर आओ, यही फॉर्मूला लगाया हाइट का, यही फॉर्मूला लगाया रेंज का। रेंज के फॉर्मूले को खोल दिया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा कॉस थीटा बाय जी में, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, टू बच गया, और ये इस नीचे वाले का टू भी ऊपर आ जाएगा। आ जाओ, एच बाय आर इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में टू मल्टीप्लाई में टू कॉस थीटा, यानी कि वन अपॉन फोर टेन इनवर्स टेन थीटा। अब इस थीटा को इधर रखो और इनवर्स को उठा के उधर ले जाऊं, तो ये बन जाएगा फोर एच बाय आर। इस क्वेश्चन को देखो, रीड करो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 32 होता है समाप्त, और लेसन नंबर 4 के एडिशनल क्वेश्चन भी होते हैं एनसीईआरटी के। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज लेसन नंबर 5 की। जरा ध्यान देखो, कहता है फिगर 5.17 में आपको एक डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ दिख रहा है। ये पोजीशन चेंज हुई, ये वापस आई, फिर चेंज हुई, फिर ये वापस आई। तो कह रहा है कोई फिजिकल कॉन्टेस्ट है ऐसा जो इस मोशन को समझाए। जी बिल्कुल है, एक बॉल दो दीवारों के बीच में टक्कर खा खा के वापस आ और जा रही है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव इम्पल्सेस। तो वो है आपका हर बार 2 सेकंड, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, तो टाइम है आपका 2 सेकंड। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव इम्पल्सेस इज 2 सेकंड। अब वो कहता है इम्पल्स क्या है। अब मेरी बात सुनना आप, यहां से लेके यहां तक जो वेलोसिटी लगी है वो है 2 सेंटीमीटर अपॉन में 2 सेकंड, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 10⁻²मीटर पर सेकंड। और नीचे जाते वक्त ये ग्राफ नेगेटिव है, इसलिए माइनस का साइन आ गया, यानी कि -10⁻²मीटर पर सेकंड। इन दोनों बातों को पकड़ के रखो। ठीक है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मिल गई, इन दोनों को माइनस कर दो और मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इम्पल्स आ जाएगा। इम्पल्स है एम वी माइनस एम यू। मास है मेरे पास 0.04, और इम्पल्सिस कितनी है 10⁻² माइनस 10⁻², यानी कि माइनस का 2 mu ही बन गया, माइनस का 2 इंटू 0.04 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये -2 लगाना भूल गया।
ये लो, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी है जो कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है, ठीक है। वो आदमी जिस कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है, उस कन्वेयर बेल्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन? अब जरा बात पे ध्यान दो। एक तो ये आदमी खड़ा हुआ है अपने वजन की वजह से, दूसरा बेल्ट जो है आगे की तरफ जा रही है, तो हो सकता है वो आदमी गिर जाए। देखते हैं उस पे फ्रिक्शन कितना है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मैन शूज एंड द बेल्ट इज 0.2, ठीक है। अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी? कब तक खड़ा रह सकता है वो, किस एक्सेलरेशन तक खड़ा रह सकता है? अभी पहले आपको पता लगाना है कि वो आदमी इस पे खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आदमी का वजन कितना है, मास ये रहा 65 kg, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, और यू कितना है 0.2, ठीक है। हम क्या फोर्स को फ्रिक्शन के बराबर रख के देखें? आओ। कहता है नेट फोर्स जो आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 65 ए। ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने मास इंटू एक्सेलरेशन में करा। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, तो 65 न्यूटन ही आ रही है। एक काम हो गया हमारा। अब वो कहता है आप फ्रिक्शन निकालो कितना है। फ्रिक्शन होता है म्यू आर, जिसमें से आपका आर होता है एम जी। म्यू एम जी लगाया, और म्यू एम जी लगाने पर आपका फ्रिक्शन कितना आ रहा है? उस फ्रिक्शन को अगर मैं फोर्स से इक्वेट करूं, यानी कि 0.2 एम जी को, तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन आएगा ए डैश, और वो ए डैश कितना आएगा, म्यू जी, ठीक है। म्यू जी मतलब 0.2 मल्टीप्लाई में 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मीटर पर सेकेंड फ्रिक्शन है इसको रोकने वाला, और उसको चलाने वाला कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो आदमी नहीं गिरेगा। कहता है मैन विल नॉट फॉल, क्योंकि जो बेल्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड का फ्रिक्शन खा रही है। या हमारे को रोकने वाला फ्रिक्शन, पीछे की तरफ रोकने वाला फ्रिक्शन एक एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और अप्लाइड जो फ्रिक्शन है, अप्लाइड जो फोर्स है वो है 1 मीटर पर सेकेंड की। तो जब तक वो 2 मीटर पर सेकेंड को ओवरकम ना कर जाए तब तक आदमी गिरेगा नहीं। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। और नेट फोर्स जो लग रही है उसके ऊपर वो कितनी है, ये रही नेट फोर्स 65 न्यूटन। आगे चलते हैं। एक हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है जिसका खुद का वजन दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे साफ, इससे अच्छे हेलीकॉप्टर की उम्मीद मेरे से नहीं कर सकते, ऐसे ही बनाऊंगा। यहाँ पर 1000 किलो तो हेलीकॉप्टर का वजन है, ठीक है। वो वर्टिकली एक्सेलरेशन ले रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आपको याद क्या रखना है, वर्टिकल एक्सेलरेशन हमेशा जुड़ता है, और वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड होता तो माइनस होता। आगे उसके अंदर पैसेंजर भी बैठे हैं 300 किलो के, 1000 किलो का वो खुद, 300 किलो के पैसेंजर, ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द फ्लोर बाय क्रू एंड पैसेंजर। तो सिर्फ मैं 300 किलो की बात करूंगा। एक्शन ऑफ रोटर ऑन हेलीकॉप्टर ऑन सराउंडिंग, अब मैं पूरे 1300 किलो की बात करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं हेलीकॉप्टर के फ्लोर पे कितना वजन लग रहा है, तो हेलीकॉप्टर के फ्लोर पे हेलीकॉप्टर का वजन नहीं लग रहा, सिर्फ क्रू मेंबर्स का, यानी कि 300 किलो का लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है वो हवा पे या सराउंडिंग पे कितना लगा रहा है, तो हेलीकॉप्टर पे लगा रहा है और क्रू मेंबर दोनों 1300 का, जो उसके चॉपर है वो 1300 का वजन लगा रहे हैं। और फोर्स हेलीकॉप्टर पे कितनी लग रही है सराउंडिंग से, वो नेगेटिव हो जाएगी। एक्शन रिएक्शन वाली बात। मास ऑफ हेलीकॉप्टर दे रखा है, मास ऑफ क्रू मेंबर दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, अपवर्ड जा रहा है इसलिए ऐड होगा अपवर्ड के लिए, ये ऐड का साइन आया है। तो फोर्स हो गया एम जी प्लस है 310 + 15, ये क्रू मेंबर वाले का क्वेश्चन का आंसर है। और पूरे के पूरे, ये क्रू मेंबर वाले का है, ये दूसरा वाला किसके लिए है, एक्शन ऑफ चॉपर ऑन
सराउंडिंग, वो है आपका एफ एक्शन इक्वल्स टू एम प्लस एम जी प्लस ए, और रिएक्शन कितना है, वो है माइनस ऑफ एक्शन। ये तीन पार्ट हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 27 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, एक पानी की धार है, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, इस पर ध्यान दो। gush out of a tube of area of cross section 10 की power minus 2 meter square and hits a wall nearby. What is the force exerted on the wall by the water? ठीक है, अब आपको निकालनी है फोर्स। फोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास को मैं खोलूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। आ जाओ नीचे देखते क्या कर रहे हैं। हमें वेलोसिटी दी है, एरिया दिया है, मास को खोल दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। डेंसिटी सबसे आसान होती है पानी की निकालनी, 10 की पावर 3, इसलिए इसको ऐसा खोला। और वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हो एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। हाँ जी कह सकते हैं। अब ये जो लेंथ है ना, इसको टाइम दे दो, जिससे ये भी वेलोसिटी बन जाए, और आपके पास आ जाए एरिया इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी है, डेंसिटी पानी की जानते हैं, एरिया है, फोर्स आ जाएगी। क्वेश्चन पढ़ो, इसमें हमने एक नया ही फॉर्मूला बना दिया, फोर्स इक्वल्स टू एरिया इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई में वेलोसिटी का स्क्वायर। नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10 1 रुपीज कॉइन्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, ये रख दिए, दिखा दी, 10 सिक्के बना दिए हमने और एक के ऊपर एक रख दिए। अब अगला क्वेश्चन, ईच कॉइन हैज मास m। चलो सबका मास भी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सेवंथ कॉइन। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, सेवंथ कॉइन पे। ठीक है, नीचे से गिनते हुए आएगा, तो सेवंथ कॉइन कहाँ है, ये रहा सेवंथ कॉइन। और ये जो सेवंथ कॉइन है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 10th की, 9th की और 8th की, यानी कि 3 mg, ये फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स ऑन सेवंथ कॉइन कितनी है, 3 mg। एक कहानी हो गई खत्म। दूसरा, द फोर्स ऑन सेवंथ कॉइन बाय एट्थ कॉइन। अब एट्थ कॉइन कितने लगाएगा भैया, एट्थ पे उन दोनों की लग रही है, तो एट्थ पूरी की पूरी वही 3 mg ही लगाएगा। फिर तीसरा पार्ट, द रिएक्शन ऑफ सिक्स्थ कॉइन ऑन सेवंथ कॉइन। ये जो सिक्स्थ कॉइन है, ये क्या रिएक्शन करेगा भैया, सेवंथ कॉइन से ऊपर से 4 कॉइन का वजन लग रहा था 4 mg, तो रिएक्शन क्या होगा, -4 mg। अब देखो फोर्स ऑन सेवंथ कॉइन कितनी थी, 8 से सेम, रिएक्शन कितना होगा 6 टू 7 कॉइन 4 mg। अब ध्यान दो, रिएक्शन यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, एनसीईआरटी ने प्लस दिया होगा इसलिए मैंने प्लस लिख रखा है। वैसे आपका एक्शन पॉजिटिव और रिएक्शन नेगेटिव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक एयरक्राफ्ट है जो एग्जीक्यूट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लूप। ठीक है, ये रहा भैया वो एयरक्राफ्ट है, गोल चक्कर काट रहा है, हॉरिजॉन्टल लूप का मतलब, एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर विद इट्स विंग बैंड एट 15 डिग्री। 720 की स्पीड से चक्कर काट रहा है, 15 डिग्री पर उसके पंखे मुड़े हुए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ लूप, बताओ लूप का रेडियस कितना होगा। सबसे पहले आप लिखोगे वेलोसिटी कितनी है, 720, 5/18 यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। थीटा कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √rg tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा में आपको यहाँ tan थीटा निकालना है एंगल, उसने कहा है नहीं एंगल नहीं निकालना, आपको निकालना रेडियस, आर निकालना है, निकाल लो आर। आर कितना आएगा आपका, b² g tan थीटा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। सिर्फ एक फॉर्मूला लगना था बैंकिंग ऑफ रोड वाला, आर जी tan थीटा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, अ ट्रेन रन्स अलोंग एन अनबैंक्ड सर्कुलर ट्रैक। एक ट्रेन है जो सीधे सीधे, मतलब बैंकिंग नहीं हुई है उस रोड की, यहाँ tan थीटा नहीं लगेगा। रेडियस दे रखा है और स्पीड दे रखी है 54। ठीक है, द मास ऑफ ट्रेन इज 10 की पावर 6 kg। ठीक है, मास दिया है, रेडियस दिया है, स्पीड दी है,
व्हाट प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, इंजन और रेल? अब सेंट्रीपिटल फोर्स उसको घूमने के लिए कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है? ट्रैक, हाँ ट्रैक का फ्रिक्शन, या इंजन? मेरे हिसाब से ट्रैक का फ्रिक्शन। व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर? फिर से एंगल आ गया, टेन थीटा, बताओ कितना होना चाहिए? अब जरा ध्यान दो। तो रेल प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, रेल मतलब ट्रैक, या ट्रैक मतलब फ्रिक्शन। अगला, और आपसे टेन थीटा कैसे निकालोगे आप? फिर वही फॉर्मूला, बी इक्वल्स टू अंडर रूट एन आर जी टेन थीटा, तो टेन थीटा आ जाएगा बी स्क्वायर बाय आर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी है जो पुल कर रहा है वजन सीधा ऐसे, ठीक है, उसका वजन कहाँ लग रहा है? 50 किलो का नीचे। जो 25 किलो का भार है वो कहाँ लग रहा है? वो भी नीचे। अगर दोनों के दोनों नीचे लग रहे हैं, अगर दोनों के दोनों नीचे लग रहे हैं, तो दोनों के दोनों ऐड कर जाएंगे, और अगर दोनों के दोनों ऐड कर जाएंगे तो 25 और 50 हो जाएगा 75 किलो। 75 किलो के लिए फोर्स कितनी लगेगी? 750 न्यूटन। किससे मल्टीप्लाई करा है? जी से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वो कहता है, अगर मैं यहाँ पे एक पुली लगा दूं, तो लगा दो भाई, कौन मना कर रहा है? पुली लगाने से क्या होगा? यहाँ एक टेंशन लगेगी टी, और यहाँ पे भी एक टेंशन लगेगी टी, और यहाँ वजन लगेगा 250 न्यूटन, ठीक है। और इस आदमी का वजन जो है नीचे लग रहा है वो है 500 न्यूटन। अब 500 न्यूटन के अगेंस्ट वो टेंशन लग रही है, तो टेंशन और 500 न्यूटन उल्टी डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, अब मैं और जो टेंशन है वो किसके इक्वल है? 250 न्यूटन। टेंशन इक्वल है 250 न्यूटन के, और यहाँ पर आपका वेट माइनस टेंशन आएगा नेट फोर्स। वो नेट फोर्स कितनी आएगी? 500 माइनस 250, यानी कि इस बार आएगा सिर्फ 250, और वहां आया था 750। तो फर्स्ट वाले केस में उस आदमी को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा होगा, सेकंड वाली केस में आदमी को जोर कम लगाना पड़ेगा। एक बार इस शीट को देख लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, पढ़ना चाहो पढ़ लो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक मंकी है जिसका मास 40 किलो है, ठीक है, वो एक रस्सी पे चढ़ रहा है, विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन, ठीक है। जिसपे वो मंकी चल रहा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 600 न्यूटन का वजन उठा सकती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इस केस के अंदर मंकी रस्सी तोड़ देगा? पहला केस, जब मंकी ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, एक्सलरेशन दिखाई दे रहा है। दूसरा केस, वो नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, एक्सलरेशन दिखाई दे रहा है। ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, एक्सलरेशन जीरो। फ्री फॉल, एक्सलरेशन माइनस जी। अब आपको लिफ्ट मैकेनिज्म लगाना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। लिफ्ट मैकेनिज्म में जो वजन लगता है वो होता है एम जी प्लस माइनस ए। प्लस तब होता है जब अपवर्ड हो, माइनस तब होता है जब वो डाउनवर्ड हो। खत्म कहानी, ठीक है। मास दे रखा है, टेंशन कितनी झेल सकता है? 600 न्यूटन। इसके बाद टूट जाएगा, तो वजन उसका 600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले केस में क्या था? जी प्लस ए, ये तो नोट है। पहले केस में क्या था? जी प्लस ए, यानी कि 640, रस्सी टूट जाएगी। दूसरे केस में क्या है? डाउनवर्ड है, तो माइनस होगा। 10 माइनस 6 क्या होता है? 240, ठीक है। 10 - 4 करना था, गलती से 6 लिख दिया, देखो। 10 - 4 क्या होता है? 6। 6 मल्टीप्लाई में 40, 240, ठीक है, रस्सी नहीं टूटेगी। और अगर वो 5 की स्पीड से जाए, स्पीड है ये, एक्सीलरेशन नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका एम जी ही आएगा, जो 400 न्यूटन है, रस्सी नहीं टूटेगी। चौथा केस फ्री फॉल। फ्री फॉल में तो उसका कोई वजन ही नहीं है, तो रस्सी टूटने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा खासा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो, यहाँ पर मैंने आपको नोट में सारी बातें समझा भी दी है, ठीक है। जल्दी से इसको देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। दो बॉडीज है ए और बी, कहाँ है भाई, ये रही। इसको एक दीवार से लगाकर रोक रखा है हमने, ठीक है। यहाँ मैं 200 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, यहाँ यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, उस फ्रिक्शन को माइनस कर दो तो पता चलता है यहाँ कितनी फोर्स लग रही है। फिर ये एक्शन करता है इस तरफ और बी इस पे रिएक्शन करता है, ठीक है। ए एक्शन करता है बी की तरफ, बी एक्शन करता है ए की तरफ। जब तक दीवार लगी है कोई मूव नहीं करेगा, दीवार हटा दूंगा तो मूव करने लग जाएंगे। आ जाओ, मास दिया हुआ है दोनों का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 दिया हुआ है, फोर्स 200 न्यूटन दी हुई है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी। म्यू, दोनों चिपके हुए हैं इसलिए दोनों का मास जोड़ दिया और जी। म्यू एम जी लगाने पे 22.7 आया। तो टोटल फोर्स कितनी थी, 2000, 200 में से 22.7 माइनस कर दो, नेट फोर्स आ जाएगी। एक्शन क्या होगा आपका, 177.5, और रिएक्शन क्या होगा, 177.5। एक होगा राइट वर्ड, एक होगा लेफ्ट वर्ड। एक्शन लगेगा इधर तो रिएक्शन लगेगा इधर। अभी तक मूव नहीं कर रहा। व्हेन वॉल इज रिमूव्ड, बोथ ए एंड बी स्टार्ट मूविंग, दोनों चलना चालू कर देंगे। किससे, एक्सेलरेशन से। निकालो एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है m1 m2 बाई ए। याद रखना ये नेट फोर्स है। कौन सी फोर्स है, नेट फोर्स, जिसमें से मैं फ्रिक्शन माइनस कर चुका हूँ। तो एक्सेलरेशन आ गया 11.6। अब ये जो एक्सेलरेशन आ चुका है इसका असर पड़ेगा। अब वो कहता है क्या आंसर चेंज हो जाएंगे आपके, जो आपने बिना दीवार हटाए निकाले थे। हाँ जी, आंसर चेंज हो जाएंगे। नेट फोर्स जो है हमारी, वो हो जाएगी ए से लगने वाली m इंटू एक्सेलरेशन। m कितना है भैया, 5 इंटू 5, और एम ए, और एक्सेलरेशन कितना है 11.6। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 58 से 59 के बीच में आंसर आ जाएगा। फिर वो कहता है फ्रिक्शन ऑन ए कितना है, म्यू एम जी, वो कितना आ रहा है 7.5। अच्छा, अब ये आपका वो फोर्स है जो ए लगा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से कितना जा रहा है 7.5, उसको माइनस कर दो 200 में से तो कितना आएगा 192.5, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का जो एक चल रहा है। अब दूसरे वाले को ले लूं तो मैं, अब देखो ये जो 192.5 है, इससे आपका पहला ऑब्जेक्ट चल रहा है ए, तो ए ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितनी लगेगी 192.5 माइनस जिससे वो मूव कर रहा है यानी कि 58 करा, तो अप्रोक्सीमेटली आया 130। अब जो आपका एक्शन है ए का वो कितना है 130, और जो रिएक्शन है बी का वो कितना है -130, या यूं कहो एक है राइट वर्ड तो दूसरा है लेफ्ट, जो आपका मन करे। या तो आप प्लस माइनस के साइन से दिखा दो या डायरेक्शन को नाम से बता दो। क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 15 केजी, एक 15 किलो का मास है। अ ब्लॉक ऑफ मास 15 केजी इज प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग ट्रॉली, उसको एक लॉन्ग ट्रॉली पे रखा। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between block and trolley is 0.18. The trolley accelerate from rest मतलब initial velocity 0 with acceleration this for 20 सेकेंड, then move uniformly, ठीक है। Discuss the motion of block as viewed by a stationary observer और एक ऑब्जर्वर मूविंग विद ट्रॉली। एक ट्रॉली पे खड़ा है आदमी, उससे पता लगाओ, और एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर से। तो हम सारा सामान उठाते हैं। सबसे पहले ब्लॉक का मास कितना है 15 किलो, फ्रिक्शन कितना है 0.18, एक्सेलरेशन कितना है 0.5, 20 सेकंड के लिए लगा है। उसके बाद यूनिफॉर्म हो जाती है, उसके बाद एक्सेलरेशन 0। फ्रिक्शन कितना है म्यू एम जी, म्यू एम जी मतलब फ्रिक्शन कितना है 27 न्यूटन, म्यू एम जी। फोर्स कितना है एम ए 7.5, ठीक है। अब फ्रिक्शन बड़ा है फोर्स से, इसका मतलब ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा ट्रॉली पे। अगर मूव ही नहीं करेगा तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो या रुका हुआ ऑब्जर्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रॉली पे रुका हुआ ही दिखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रक है जिसके ऊपर एक सामान रखा है, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन है,
ठीक है। दूसरी बात, अब वो जो सामान है ना, पीछे जो रियर डोर है वो खुला पड़ा है, वो सामान गिर जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है भैया, गिर जाएगा। कितना दूर रखा है वो सामान रियर डोर से? 5 मीटर। कितना दूर रखा है? 5 मीटर। 5 मीटर दूर रखा है वो। तो उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 5 मीटर। कैसे ट्रेवल करना है? बॉक्स को ट्रेवल करना है। बॉक्स तो पीछे की तरफ तभी जाएगा जब ट्रक आगे की तरफ जा रहा होगा। हाँ, ट्रक आगे की तरफ जा रहा है। ट्रक शुरुआत हुआ था इनिशियली 0 से, लेकिन फिर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन भैया ट्रक के साथ-साथ यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी रोल प्ले कर रहा है। बॉक्स में से फ्रिक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, ट्रक की स्पीड सब, ट्रक का एक्सीलरेशन सब कुछ निकाल। उसने कहा है कितनी देर बाद डब्बा गिर जाएगा? एक बात। और जब डब्बा गिरेगा तब ट्रक कहाँ तक पहुँच चुका होगा? डब्बे को चलना है 5 मीटर। उतनी देर में ट्रक कितना मीटर चल चुका होगा, पता लगाओ। तो सबसे पहले हमने कहा भैया ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ट्रक का एक्सेलरेशन दे रखा है, जो गिवन है वो है ये। और हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ जी। तो ट्रक के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक और टाइम। टाइम कितनी देर लगी है पढ़ना पड़ेगा, ऊपर कहीं लिखा है क्या? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द surface below is 0.15. On road, the truck start from rest and accelerate with 2 meter per second. At what distance from the starting point box will fall down? तो भैया हमारे पास ये टाइम नहीं है, पहले टाइम निकाल के दो। अब टाइम निकालने के लिए ट्रक का तो काम कर नहीं सकते, ट्रक में से टाइम नहीं मिला, बॉक्स में से निकाल लेते। आ जाओ। बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट जो उसे ट्रेवल करना है वो 5 मीटर है, उसका मास 40 किलो है। ठीक है। जो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो है म्यू एम जी। ठीक है। म्यू एम जी को मैं बराबर रख सकता हूँ मास इंटू एक्सलरेशन, एम से एम काट दो, एक्सलरेशन आ जाएगा। एक्सलरेशन जो फ्रिक्शन से लग रहा है, बॉक्स का नहीं है एक्सलरेशन, ये फ्रिक्शन का है, यानी कि जो बॉक्स को रोक रहा है। म्यू जी 0.15 मल्टीप्लाई में 10, 1.5 आ गया। अब वो कहता है ये क्या है? फ्रिक्शन का एक्सलरेशन। और ट्रक का एक्सलरेशन कितना है? 2। ट्रक के एक्सलरेशन में से फ्रिक्शन का एक्सलरेशन माइनस कर दो, अगर आया तो बॉक्स चलेगा। मान लो यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, मान लो टीचर छोटा करने के लिए क्वेश्चन को 2.5 दे दे फ्रिक्शन, मतलब बॉक्स हिलेगा नहीं। बॉक्स हिलेगा नहीं तो कभी गिरेगा ही नहीं। तो आंसर आ जाएगा नेवर। कब बॉक्स गिरेगा? कितना चल चुका होगा? कोई हिसाब नहीं है, नेवर। आगे एक्सलरेशन बॉक्स का आ गया। इस बॉक्स के एक्सलरेशन से और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। यू तो जीरो ही था बॉक्स का भी, हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, टी निकाला। टी कितना आया आपका? टी स्क्वायर आया 20 सेकंड। टी स्क्वायर ही रखो क्योंकि मुझे टी स्क्वायर ही लगाना है। और उस 20 सेकंड को मैंने यहाँ रखा तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आया? 20 मीटर। जब बॉक्स गिरेगा तब तक ट्रक आपका 20 मीटर चल चुका होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अ डिस्क रिवॉल्व्स विद स्पीड 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अच्छा, इसको आपको सॉल्व करना तो आता ही है। 33 1/3 को 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 99 आ जाएगा। उसमें जोड़ दो 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि 100/3। ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी होती है रेडियन पर मिनट या रेडियन पर सेकंड। अब इसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली 2 पाई न्यू करके। ठीक है। इसका रेडियस दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एफसी, वो क्या होती है? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एक यही इकलौता फॉर्मूला नहीं है, इसको आप एम आर ओमेगा स्क्वायर में भी लगा सकते हो। हमारे पास यहाँ पर आर है, ओमेगा का स्क्वायर है और आर अलग अलग भी है। टोटल रेडियस जो है डिस्क का वो है 15। दूसरा, उस पे हमने कहाँ पे कॉइन को रखा है? एक बार 4 सेंटीमीटर पे, एक बार 14 सेंटीमीटर पे। चलो आगे चलाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन, ये लो यू भी दे रखा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बताओ कौन सा कॉइन है जो रिवॉल्व करता रहेगा रिकॉर्ड के साथ? पहले तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है? आर ओमेगा। ठीक है। रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ठीक है। फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.15। रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर फुल की। तो वो कह रहा है आप एक काम करो, यहाँ से फ्रिक्शन देखो। अगर फ्रिक्शन बड़ा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स से,
तो कॉइन साथ साथ ही मूव करेगा। अगर फ्रिक्शन छोटा हुआ तो कॉइन भाग जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गिर जाएगा टेंजेंशियल। फोर्स का फॉर्मूला लगा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एम जी। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर से छोटा हुआ तो टिकेगा, बड़ा हुआ तो नहीं टिकेगा। ये 10 सेंटीमीटर मुझे नहीं पता आई है कि नहीं आई है, ये ऐसी रफ निकाल दी होगी मैंने। 4 सेंटीमीटर वाला नहीं गिरेगा, 14 सेंटीमीटर वाला गिर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हुआ आपका समाप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू मे हैव सीन इन सर्कस, आपने सर्कस में देखा होगा मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है वो वर्टिकल लूप में, ठीक है, जिसे मौत का कुआं कहते हैं, वहां पर घूम चक्कर काटता है। एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई द मोटर साइकिलिस्ट डज नॉट ड्रॉप, क्यों नहीं गिरता वो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है ना भैया, तो उसका वजन नीचे लग रहा होता है, लेकिन उसका नॉर्मल भी नीचे लग रहा होता है सेंटर की तरफ। वो आदमी कुछ ऐसा खड़ा होता है, उसके पहिए यहाँ होते हैं, और नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल भी यहाँ है, एमजी भी यहाँ है, तो नॉर्मल ही एमजी को सपोर्ट कर रहा है। तो वो कह रहा है नॉर्मल है साइक्लिस्ट का एन, वेट है साइक्लिस्ट का mg, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हो गया आपका फोर्स प्लस mg प्लस n। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन, जी बिल्कुल। और ये क्या है आपका? mg प्लस n, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लिख सकता हूँ mv स्क्वायर अपॉन में rb। खोला तो वो कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है मोटरसाइकिलिस्ट को स्पीड। ये जो वेलोसिटी है ना, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल। अगर नॉर्मल जीरो हो जाए, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड हमारी कितनी होगी? अगर हम नॉर्मल को जीरो भी कर दे तो भी हमारे पास वैल्यू एम जी स्क्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर आएगी, यानी कि वेलोसिटी आएगी अंडर रूट आर जी। ठीक है, तो इस वजह से वो गिरता नहीं है। तो रीजन क्या होगा वो गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि भैया वहां पे एक नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। एमजी कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। ये दोनों मिलकर एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो चक्कर काटता है, आगे जाता है, गिरता नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। एक 70 किलो का आदमी है जो स्टैंड करता है अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ होलो सिलेंडर ड्रम। एक ड्रम के अंदर खड़ा हुआ है। बेटा एक तो इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे खुद थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, वो कौन सा हिस्सा उसका टच कर रहा है बॉडी का, समझ नहीं आता। 70 किलो का आदमी स्टैंड करता है अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ होलो ड्रम ऑफ रेडियस इतना। रेडियस दिया है, आदमी दिया है, वर्टिकल एक्सिस जो घूम रहे हैं वो 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है, इससे आप ओमेगा बना लोगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड, उसके घूमने की कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो दीवार से टिका रहे। अब देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, चीजें देखना। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को आपने 60 से डिवाइड करके रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया, उससे एंगुलर वेलोसिटी निकाली, फिर उसका म्यू निकाला। आ जाओ, रेडियस कितना है? 3 मीटर, मास कितना है? 70 किलो। ठीक है, नॉर्मल क्या है आपका? एन, और वेट क्या है? एम जी। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहा है यहाँ पर आपको करना क्या है? हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ्रिक्शन होता है म्यू एन, यानी कि नॉर्मल। अगर आपका वजन से ज्यादा फ्रिक्शन हुआ तो आप ड्रम पे टिके रहेंगे। mg से बड़ा हुआ म्यू एन तो आप ड्रम पे टिके रहेंगे। और सर्कुलर मोशन के लिए जो हमें चाहिए फोर्स चाहिए वो आपकी वो नॉर्मल वो सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है ये जो आपका mg है ना, ये म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी कि फोर्स से बड़ा होना चाहिए। अब भैया ये जो नॉर्मल था ये आया एम आर ओमेगा स्क्वायर, कैसे आया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो यहाँ लगा दिया हमने। और यहाँ लगाने पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? जी जो है ना वो म्यू आर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, और जो ओमेगा है वो अंडर रूट म्यू आर जी से बड़ा होना चाहिए। आर दे रखा है, म्यू दे रखा है, जी दे रखा है, ओमेगा निकाल लो। अब वहां पर जो ओमेगा अब हम निकालेंगे वो मिनिमम ओमेगा अगर आपके प्रोवाइडेड ओमेगा से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो रोटेट करता रहेगा। खत्म कहानी। एक ओमेगा आपने निकाला फ्रीक्वेंसी से, एक ओमेगा निकाला यहाँ से। मान लो फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा आया है 10, जिससे वो चक्कर काट रहा है, और यहाँ वाला जो आया है वो है 15, तो इसका मतलब चक्कर काटता रहेगा, गिरेगा नहीं। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 40।
एक पतला सर्कुलर लूप है, एक थिन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, शो दैट स्मॉल बिट ऑन अ वायर लूप रिमेन एट इट्स लोअर मोस्ट पॉइंट विद दिस एंगुलर स्पीड। ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है। और व्हाट इज द एंगल, क्या होगा एंगल रेडियस के साथ बिड का अगर उसकी एंगुलर स्पीड ये आ जाए। तो सबसे पहला काम क्या करा, हमने ये एक सर्कुलर मोशन बना लिया, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक बनाया जिस पे ऑब्जेक्ट एक बार यहाँ पर है फिर उठ के यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये उसका रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उसका रेडियस है, ठीक है। नीचे लग रहा है उसका वजन mg, ये वो लेंथ है ये वाली, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल है n, इस n के दो हिस्से कर लिए, एक cos थीटा और अंदर की तरफ जाता हुआ एक sin थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले रेडियस दे रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें ये प्रूव करना है। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है आपका वेट, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये नीचे लग रहा आपका वेट है mg, ठीक है। अब वो कह रहा है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mg के बराबर है, इस पॉइंट के लिए कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका वजन ज्यादा हुआ तो रस्सी टूट जाएगी, तो वो वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर को हमने कह दिया वो सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन इक्वल टू वेट की होनी चाहिए, ठीक है। तो एम से हम काट दो, तो ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट जी आर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स को mg के बराबर किया। फिर हमने बताया कि वो mg उससे बड़ा होना चाहिए तभी चक्कर काटता रहेगा या बराबर होना चाहिए। फिर वहां से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को एम आर ओमेगा स्क्वायर रख दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर कैसे होता है अभी पीछे ही बताया था, और वैसे भी हम आपको चैप्टर में बता चुके हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। अब वो कहता है अगर आप इसको इस तरीके से इस पॉइंट पे लाके रोक दोगे तो यहाँ पर mg कहाँ लग रहा है, नीचे। नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ये लग रहा। अब मेरी बात सुनो, ये नॉर्मल है आपका, ये mg है आपका, ये नॉर्मल के दो हिस्से हैं, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। नॉर्मल का कॉस थीटा mg से इक्वेट कर दो, नॉर्मल का कॉस थीटा mg से इक्वेट कर दो, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही है ये बन जाएगी n sin थीटा। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स n sin थीटा यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल्स टू n sin थीटा, और n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, दोनों इक्वेशन इक्वेट करना। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स n sin थीटा, एम वी स्क्वायर अपॉन में r को इसने l ले लिया, n sin थीटा। क्या sin थीटा को इस ट्राइंगल के अंदर कह सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, एक मिनट रुको, परपेंडिकुलर गलत ले लिया, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका लेंथ l, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा को लेंथ बाय r, लिख दिया। तो m, अब यहाँ l से l तो कट गया, बचा क्या, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू n बाय r। तो यहाँ से n आया एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको रोक के रखो n को। अब पुट कर दो n की वैल्यू इक्वेशन 1 में। अभी मैंने बताया था mg होता है n cos थीटा, कहाँ से पता चला था भैया, ये रहा mg और ये रहा n cos थीटा। तो अब हो जाएगा mg इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, और ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी m से m काटने के बाद, अंडर रूट g बाय आर cos थीटा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हमने कहा कि भैया ये तो आपका रेडियस r था, ये लेंथ l था। अब चाहो तो इसको cos थीटा को खोलो, वरना यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने आपसे एंगल मांगा है। एंगल मांगा है मतलब ये cos थीटा मांगा है। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट g बाय आर cos थीटा। कौन सी वैल्यू रखूँ कि 2 ऊपर आ जाए, cos थीटा की वैल्यू को हाफ रखना पड़ेगा। अब किस एंगल पे cos थीटा हाफ होता है, 60 पे। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। जल्दी से इसको देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा निकला है। क्वेश्चन नंबर वो ट्रक वाला अच्छा था। उसके बाद जो 2 चीज़ें रखी थी डिस्क पे वो भी अच्छा था। अब जल्दी से इसको देखो, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ आपके लेसन नंबर 5 के एमसीक्यूज होते हैं समाप्त। बात करते हैं एडिशनल एक्सरसाइज लेसन नंबर 6 की। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, a bullet of mass 0.012 kg and horizontal speed 70 meter per second strike a block of wood of mass 0.4 kg, ठीक है, instantly comes to rest, ठीक है, एकदम से रेस्ट पे आ जाती है with respect to the block. The block is suspended from a ceiling by a mean of thin wire. ये लो भाई, ये एक ब्लॉक है और यहाँ पर लटका है उसका मास, ये और मतलब ब्लॉक, ये सीलिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है और ये है आपकी बुलेट। बुलेट आई और आते यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब वो इस ब्लॉक को लेकर ऊपर जाएगी, कहाँ तक ऊपर जाएगी, किस हाइट तक ऊपर जाएगी, ये निकालना है, ठीक है, ये हाइट निकालनी है आपको। तो सबसे पहले तो आप ये केस लो कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। अब बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है, mu प्लस ब्लॉक का मास और ब्लॉक की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, फिर बाद में दोनों का मास जुड़ गया, वेलोसिटी एक हो गई। पहले ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ बुलेट मूव कर रही थी और बुलेट की वेलोसिटी थी। बुलेट मूव कर रही थी जिसका मास था 0.012 और वेलोसिटी थी 70, ठीक है। ये है मास बुलेट का और मास ब्लॉक का आएगा आपका 0.4। तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी है, अब आगे ध्यान देते हैं, तो यहाँ से जो आपकी फाइनल वेलोसिटी आती है वो आती है mu बाय m प्लस यू। m प्लस m, ठीक है, ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है आपके उस सिस्टम की जिसमें दोनों है, ब्लॉक भी और बुलेट भी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट वो है हाफ एम वी स्क्वायर। वी हमारे पास है, एम प्लस एम हमारे पास है, सारी चीजें। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी mgh। m वही लेंगे हम टोटल, m प्लस एम g और h। हाइट निकालनी थी हमें। अब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वही कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो h आ जाएगा आपका, हमारे पास स्मॉल m है, कैपिटल M है, वेलोसिटी है, g हम जानते हैं, तो हाइट आ जाएगी जो हमें चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन है और फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। उन फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे वन ग्रेजुअल एंड अदर इज स्टीप, ठीक है, थोड़ा सा एक तो ग्रेजुअल है ये वाला, और एक थोड़ा सा अलग एंगल पे थोड़ा सा उठा हुआ है, स्टिप है। तो मीट करते हैं पॉइंट ए पे, दोनों के दोनों ऊपर आके मीट करते हैं पॉइंट ए पे। एक स्टोन है जिसको अलाउ किया गया है रेस्ट से, ध्यान दो, स्टोन को रेस्ट से छोड़ा है, वन ऑन ईच ट्रैक, ठीक है। विल द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम? अब देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले हाइट सेम है दोनों की। दूसरा नंबर, अगर मैं इसको देखूं तो इसका mg लग रहा है नीचे। अब यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा? यहां आएगा आपका θ1, तो यहां बनेगा mg का cos θ1 और यहां बनेगा mg का sin θ1। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें, ठीक है, तो फिर mg इधर लगेगा, यहां लगेगा इसका mg sin θ1, तो जिसकी वजह से नीचे जा रहा है sin θ2, वो साइन कंपोनेंट है cos में, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम a टू b और a टू c की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, कोई और चीज दी है, कोई और गिवन है, ऊपर थीटा दे रखा है और हाइट दे रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि दोनों की हाइट सेम है, हाइट दोनों की h है, हाइट दोनों की सेम है, वो है h, ठीक है। तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी, बोथ मस्ट हैव सेम पोटेंशियल एनर्जी। चलो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। देखो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो पहले थी, जो एक की है ए टू बी की, वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए टू सी की। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी, ये बात को समझो। और अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो आप ये कह सकते हो हाफ एम वी ए टू बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी ए टू सी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो स्टोन है उनका मास सेम है, या यूं कह लो कि सेम ही स्टोन है, एक बार इधर फेंका गया एक उधर फेंका गया। तो इससे पता चला हमें कि जो वी ए बी है वो वी ए सी के इक्वल है, वेलोसिटी तो दोनों की इक्वल है, ठीक है। तो किस स्पीड से दोनों पहुंचेंगे? बोथ स्टोन will reach the bottom with same speed। खत्म कहानी। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो फॉर स्टोन वन, यहां पे आपके पास फोर्स आती है मास इंटू एक्सेलरेशन वन। क्या एक्सेलरेशन इक्वल नहीं है? वो थीटा पे डिपेंड करता है, एम जी साइन थीटा पे, तो इक्वल नहीं है। एक में आ रहा है जी साइन थीटा वन
इसको F1 नाम देते हैं। इसी तरीके से दूसरे में क्या आएगा, G sin θ2। हम जानते हैं जो θ1 है, क्वेश्चन पे देखो, θ1 बड़ा छोटा है θ2 से, इसका मतलब sin θ1 छोटा होगा sin θ2 से। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है 1 वो छोटा होगा एक्सेलरेशन 2 से, ठीक है, A2 बड़ा है। अब बात को समझो आप, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम की, किसको ज्यादा टाइम लगा, तो जहां पर एक्सेलरेशन बड़ा है ना वहां टाइम कम लगा है। देखो अब बात किस चीज की आएगी कि A2 बड़ा है A1 से, तो T2 छोटा होगा T1 से। क्यों, ये बात कहां से है? सॉरी, हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन v बाई टी, v तो कांस्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, फॉर v कांस्टेंट a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, जिसकी वजह से आया, ठीक है। अच्छा, v हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, हमारे इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट है। आगे चलते हैं, और कुछ पूछा उसने, टाइम कितना लगेगा उसमें, दोनों एक साथ पहुंचे, टाइम कितना लगेगा। अच्छा, व्हाट आर द स्पीड एंड द टाइम। अब ये एक चीज और पूछ रहा है कि यहाँ पर स्पीड कितनी होगी। एक बात समझो, अभी हमने बताया पोटेंशियल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि mgh बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो क्या यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी 2gh, अंडर रूट 2gh से, तो वेलोसिटी तो आ गई, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा, आओ टाइम देखते हैं। टाइम का फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी जो अभी निकाली है डिवाइड बाय a1, वेलोसिटी जो निकाली है डिवाइड बाय a2। वेलोसिटी कितनी है देखते हैं, वो जो भी आएगी अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय g साइन θ1, ऐसे यहाँ पे अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय g साइन θ2। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, फिगर में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा है जिसका के दे रखा है आपको, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आप इसको फिर से उसी फॉर्म में जैसे पिछले क्वेश्चन में तोड़ा था, रिजॉल्व किया था, रिजॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ लग रहा है इसका mg, यहाँ लग रहा है mg का cos थीटा, और यहाँ लग रहा है mg का sin थीटा, और उसको नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, mg का sin थीटा। यहाँ लग रहा है इसका नॉर्मल, नॉर्मल इक्वेट कर रहा है किससे, cos कंपोनेंट से। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हो ऊपर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अ ब्लॉक ऑफ 1 kg सिचुएटेड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, ब्लॉक जो है वो रिलीज किया जाता है रेस्ट से, ब्लॉक को रिलीज किया जाता है रेस्ट से, ठीक है, विद द स्प्रिंग इन अनस्ट्रेच पोजीशन, द ब्लॉक मूव 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि हमारा जो नॉर्मल है वो mg cos थीटा के इक्वल है, ठीक है। दूसरा, जो फ्रिक्शन है वो होता है आपका म्यू आर, ठीक है, और वो इक्वल किसके है, mg sin थीटा के। क्यों, क्योंकि ये मोशन करवा रहा है mg sin थीटा और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। फ्रिक्शन लगाते देखो, ये है आपका फ्रिक्शन। अब f इक्वल्स टू म्यू आर इक्वल्स टू mg sin थीटा, एक बात तो समझ में आ गई।
अब यहाँ पर हमारे पास बारी आती है नेट फोर्स को निकालने की। एक इक्वेशन तो बना ली म्यू आर इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं हम किसके लिए, नेट फोर्स के लिए। और नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा जब ये मूव करने लग गया माइनस एफ। ठीक है, अब एम जी साइन थीटा तो पता है हमें, ये यहाँ पर एफ कितना है, एफ है आपका म्यू आर। एक बात, दूसरी बात, अब यहां से जो इक्वेशन आई एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं, एम जी कॉमन ले सकते हो आप यहां से, थर्टी सेवन, और वैल्यू आती है आपके पास ये है नेट फोर्स। ठीक है, अगर हम कोई कंडीशन ले जिसपे स्प्रिंग से लगी हुई फोर्स या स्प्रिंग से लगी हुई एनर्जी और इससे लगी हुई एनर्जी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, यानी कि वर्क डन इक्वल आएगा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और हमारे पास के है इस क्वेश्चन में गिवन में, और वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है हमारा, एम जी साइन 37 माइनस म्यू कॉस 37 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, एम है हमारे पास, जी है हमारे पास, ये साइन 37 वाली वैल्यू है, एक्स एक कट जाएगा, ये देखते हैं कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है क्या नहीं हमारे पास, सिर्फ म्यू, वो आ जाएगा। क्वेश्चन समझो, अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्या क्या ध्यान दिया, एक स्प्रिंग, स्प्रिंग से बनी एनर्जी को हम वर्क डन से इक्वेट कर रहे हैं, किस वर्क डन से, जो ब्लॉक ने लगाया। ब्लॉक ने जो वर्क डन लगाया वो कौन सा है, वो है एम जी साइन थीटा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों माइनस किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, और हमारा काम बन गया। ठीक है, इसको रहने दो बेटा, इसको सिर्फ इतना ही लिख लो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अ बोल्ट ऑफ मास इतना फॉल फ्रॉम सीलिंग, एक बोल्ट है जिसका मास इतना है, वो सीलिंग से गिर गया। ठीक है, ऑन एन एलिवेटर मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड इतनी। ठीक है, इट हिट्स द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, जिसकी खुद की हाइट 3 मीटर है। अब देखो क्या क्या चीजें दी है, मास दिया है, स्पीड दी है, हाइट दी है, एंड डज नॉट रीबाउंड, टक्कर खा के वो उछलता नहीं है। व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस बाय इट, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। देखो भैया, हीट एक एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो एक एनर्जी के इक्वल ही होगी, किस एनर्जी के, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, एम जी एच, एम है, जी है, एच है, वो बराबर आ जाएगी हीट के, एम जी एच। अगला, क्या आपका आंसर बदलेगा, वुड योर आंसर डिफरेंट इफ द एलिवेटर वर स्टेशनरी। तो यहां पर अगर हम बात करें
कि अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बोल्ट की और लिफ्ट की? वो जीरो होगी, ठीक है। अब स्टेशनरी हो चाहे चल रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करी, हम mgh की बात कर रहे हैं। जी तब भी उतना ही रहेगा, हाइट तब भी उतनी रहेगी, और वो हिट तब भी उसी स्पीड से करेगा, और इसलिए हम स्पीड की बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है ये? कहता है ट्रॉली है जिसका मास दे रखा है 200 किलो, जो मूव करते यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे। चाइल्ड जिसका मास 20 किलो है, एक बच्चा जिसका मास 20 किलो है, रन कर रहा है ट्रॉली पे फ्रॉम वन एंड टू अनदर, 10 मीटर अवे, ठीक है। जो स्पीड है बच्चे की वो 4 मीटर पर सेकेंड है, रिलेटेड टू द ट्रॉली। अच्छा, रिलेटिव स्पीड है, ट्रॉली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, एंड जंप आउट ऑफ ट्रॉली, और वो कूद जाता है ट्रॉली से। व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली? ट्रॉली की फाइनल स्पीड क्या होगी? हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगेन टू रन? जब बच्चा भगना चालू करेगा तब से ट्रॉली कितना चल चुकी होगी? अभी मैंने क्या क्या गिवन उठाए हैं, मास उठा लिया, स्पीड उठा ली, यूनिफॉर्म स्पीड ट्रॉली की, ठीक है। तो ट्रॉली की स्पीड और ट्रॉली के मास को बड़ा कर लेते हैं हम। चाइल्ड के मास को हम स्मॉल लेटर से लिख लेंगे। चाइल्ड का मास है 20 kg, जो डिस्टेंस है जो वो मूव कर रहा है वो है 10 मीटर, स्पीड जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली? ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब वो कहता है यहाँ पर मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है आपको, इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो क्या है? इनिशियली जो आपका मोमेंटम बनता है वो बनता है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू में वी, यानी कि 200 प्लस 20 इंटू में 10, ठीक है। अब वो कहता है ये तब की बात है जब बच्चा उसी के ऊपर था और साथ साथ दौड़ रहा था, तो दोनों का मास कनेक्टेड था, वेलोसिटी एक थी, ठीक है। अब वो कहता है जब वो कूद गया बच्चा, फाइनली जब वो ग्राउंड पे कूद गया, ठीक है, तो वेलोसिटी फाइनल क्या हुई? फाइनल वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो वो हो गई आपकी ट्रॉली की वेलोसिटी में से माइनस कर दो। अब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ट्रॉली की भी लेनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी, वही हमारे पास नहीं है। लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी हम ले रहे हैं बी डैश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी डैश, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड कितनी है? वी डैश माइनस 4। 4 कौन सी वेलोसिटी थी हमारी, याद करो, जिस स्पीड से चाइल्ड मूव कर रहा था, ठीक है, रिलेटिव स्पीड थी ट्रॉली से। आगे चलते हैं। अब वो कहता है फाइनल मोमेंटम कितना आएगा? मास ऑफ ट्रॉली मल्टीप्लाई में वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली प्लस मास ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई में वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड। अब हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसको तो कैलकुलेट ही कर लेंगे हम, 220
2200। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम कितना है हमारा, मास ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली प्लस मास। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह गया वी डैश, तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर वो पूछता है कि भैया टाइम कितना लगा, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं भैया स्पीड कितनी थी चाइल्ड की, वो थी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। टाइम कितना लगेगा, 10 मीटर वो चला 4 की स्पीड से, तो टाइम लगा 2.5 सेकेंड। समझे? चलो, तो यहाँ पे आपके लेसन नंबर 6 के एडिशनल ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 8.22 ग्रेविटेशनल की एडिशनल एक्सरसाइज है। एज यू हैव लर्न इन टेक्स्ट, geostationary satellite orbits the earth at height 36,000 kilometer from the surface of earth। ठीक है, what is the potential due to earth's gravity at a satellite of this height। अब बताओ उसमें पोटेंशियल क्या लग रहा होगा। अब हमारे पास चीजें क्या क्या दी है, एक तो हाइट दी है, हम जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, मास कितना है अर्थ का 6 इंटू 10⁻24। अगर आपको याद ना हो तो सिर्फ 10⁻24 की रेंज याद रख लो, वैसे तो क्वेश्चन ने दे रखा है देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो कहता है अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो फॉर्मूला आता है -G m/r+h, जिसमें यह है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻−11। यह है मास ऑफ अर्थ, ऊपर लिख रखा है रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट। आ गई आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी से वो सैटेलाइट घूम रहा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कहता है कि अगर हम ये लेके चले, एक स्टार है जो 2.5 टाइम ज्यादा मास रखता है सन से, ठीक है, और कोलैप्स करता है एक 12 किलोमीटर के छोटे स्टार से। ठीक है, इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी 1.2। वो स्टार जो रोटेट कर रहा है 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मास लो स्टार का 2.5 टाइम्स ऑफ 10⁻30 या 2 इंटू 10⁻30। वही रेंज तो 10⁻30 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻30 पूरा दे रखा है। ये देखो, ये दे रखा है मास ऑफ सन। तो दूसरी चीज क्या है, जो दूसरा स्टार है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, और रेडियस दे रखी है। रेडियस दे रखी है 12 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 12 इंटू 10⁻3 मीटर। और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है आपको, उससे क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा बना सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी है 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू। ठीक है, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लेता है, जी एम एम, दूसरे वाले का मास दिया है। वो कह रहा है विल एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट्स इक्वेटर रिमेन स्टक ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, मास दूसरे वाले का नहीं है, चलो ठीक है, कट जाएगा फिर वो, अपॉन में आर स्क्वायर, 12 किलोमीटर का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, और एक है उस जिससे वो घूम रहा है,
वो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² / r, ओमेगा दिया है तो mr ओमेगा²। अब एक काम करो, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लो उसकी और ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाल के कंपेयर कर दो। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है सेंट्रीपिटल फोर्स से तो वो रुका रहेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके चिपके रहने की फोर्स ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक और फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर वो ज्यादा हुई तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ स्पेसशिप इज स्टेशनरी ऑन मार्स, ठीक है, एक स्पेसशिप है जो स्टेशनरी है मार्स पे। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड ऑन द स्पेसशिप, कितनी एनर्जी लगाऊं मैं उस स्पेसशिप पे टू लॉन्च इट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, जिससे मैं उसको सोलर सिस्टम से ही बाहर कर दूं। सबसे पहले तो आप मास देखो स्पेसशिप का, फिर देखो आप मास सन का। स्पेसशिप का मास छोटा ले लेते हैं। फिर देखो मास सन का और मार्स का, मतलब सबका। अब मास सन का ले, ठीक है, रेडियस मार्स का, मार्स के ऑर्बिट का, बस। और क्या दिया, एक स्पेसशिप है, एक स्पेसशिप है जो स्टेशनरी, ओ इज स्टेशनड ऑन मार्स, वो मार्स पे स्टेशनड है, ठीक है, और उसको कितनी एनर्जी दूं कि वो सोलर सिस्टम ही पार कर जाए, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, गिवन हमने सारा उतार लिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्पेसशिप की, gmm/r, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो आप, ये कौन सा मास है, ये मास है सन का, और दूसरा वाला मास किसका है, मार्स का। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से रुका हुआ है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी जो अट्रैक्शन ऑफ मार्स से बन रही है स्पेसशिप पे, हम्म, तो यहाँ पे हमें छोटा में ले लेते हैं। अब ठीक है, ये मास है स्पेसशिप का और इसको ले लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी सन की। पोटेंशियल एनर्जी सन की सैटेलाइट पे। अब पोटेंशियल एनर्जी मार्स की सैटेलाइट पे, तो वो कितनी बनेगी, इसको U1 बोल दिया, इसको U2 बोल रहा हूँ, -g मास ऑफ मार्स सैटेलाइट। अब इस डिस्टेंस को कितना ले, ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। ऑर्बिटल रेडियस जो हमें दिया है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मार्स, वो सन और इसका है, रेडियस ऑफ मार्स ले लेते हैं, RM, ठीक है। अब दो एनर्जी है हमारे पास, दोनों सैटेलाइट पे लग रही है और दोनों सैटेलाइट को ट्रैक कर रही है, एक सन और एक कर रहा है मार्स, दोनों से उठाकर बाहर ले जाना है मुझे, दोनों से। तो सबसे पहले तो टोटल एनर्जी निकाल लो, टोटल अट्रैक्टिव एनर्जी जो लग रही है वो है -gm/r,
मास ऑफ सैटेलाइट यानी कि ये है सन का प्लस माइनस जी एम मार्स का मास ऑफ सैटेलाइट, इसका रेडियस अलग है, क्या था इसका रेडियस, आर एम, ये मार्स का, ठीक है। टोटल एनर्जी लग गई हमारी, ठीक है। अब वो कहता है टोटल एनर्जी ऑफ स्पेसशिप क्या होगी, ये तो निकाल लेंगे हम। नेगेटिव साइन यहाँ पर बता रहा है कि कितनी बंधी रहेगी। अब इस एनर्जी को देख लो आप, जो भी टोटल एनर्जी आती है, अगर वो इसको ओवरकम कर गया तो उसी से वो बाहर निकल जाएगा। उसने यही मांगा है हमसे, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड, मोर देन यूटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। एक रॉकेट है जिसे फायर किया गया वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स विद स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। If 20% of energy, initial energy is lost due to Martian atmosphere resistance, अच्छा मार्शियन के एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस से 20% एनर्जी तो उसकी बर्बाद हो गई। हाउ फार विल द रॉकेट गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स बिफोर रिटर्निंग टू इट, वापिस आने से पहले पहले कितना ऊंचा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रेडियस दे रखा है मार्स का और मास दे रखा है मार्स का, ठीक है। देखते क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं यहाँ पे, आ जाओ। सबसे पहले तो उसको ये दे रखा है कि भैया उसकी स्पीड इतनी थी, मार्स का मास दिया हुआ है, मार्स का रेडियस दिया हुआ है, इनिशियली उसकी एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी थी जिससे वो स्टार्ट करता है, और वहां पर आता है आपका ये डिस्टेंस, रेडियस ऑफ मार्स, ठीक है। अब ये आपकी दो इनिशियल एनर्जी है, पहले इनिशियल एनर्जी निकालो टोटल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करके। अब जब टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी उसका 20% कर दो, 20% का लॉस कर दो, यानी कि 80% कर दो। अब जो आपकी एटमॉस्फेयर को पार करता है वो आफ्टर इमर्ज आउट ऑफ मार्शियन एटमॉस्फेयर, जो उसकी स्पीड बची टोटल, ओ सॉरी, जो उसकी एनर्जी बची है टोटल एनर्जी, वो अब आ गई है, या फाइनल एनर्जी वो अब आ गई है 80% ऑफ इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी, ठीक है। यानी कि 80% ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी थी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। ये है उसकी फाइनल एनर्जी। अच्छा, अब वो क्या कहा है, उसने कहा है कि भैया कितनी हाइट तक जाएगा। अब एक बात सुनो, ये जो आपकी एनर्जी आई है टोटल, अगर मैं इसको mgh से इक्वेट कर दूं, mgh से, नहीं वहां की जी नहीं पता हमारे को, पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर दो, जी मास ऑफ मार्स मास ऑफ सैटेलाइट आर प्लस एच, तो यहां से एच आ जाएगा। अब आपके पास आर है, जी है, एम है, एच है और यू फाइनल है। एच क्या होगा जहां तक वो ऊपर जाएगा, हाइट, चेक करो उसको, क्वेश्चन नंबर 25। और यहाँ पे आपके ग्रेविटेशनल चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन होते हैं समाप्त। इसको देख लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त।